बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 और इसका शीर्षक है कबड्डी का खेल। तो इसके लिए कुछ पॉइंट है, इसमें मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। पहला है पाठ का परिचय। तो पाठ के परिचय के दौरान आपको ये समझना है कि कबड्डी के खेल के क्या नियम होते हैं, उसकी क्या शर्तें होती हैं, किस प्रकार से उसके वर्गाकार पाले बनाए जाते हैं और कितनी टीमें उसमें खेलती हैं। इसके बाद बच्चों पाठ के इसके दौरान हमें किसी भी खेल को जब हम खेलते हैं टीम बनाकर, तो उससे हमारे अंदर मेलजोल की भावना आती है और खेल भावना विकसित होती है। इसके बाद बच्चों हम कठिन शब्द पढ़ेंगे, तो जो भी आपके चैप्टर में दिए रहते हैं उनको आप बार बार पढ़िएगा ताकि आपको पाठ को पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे और आगे का जो भाग है वो हम अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 8 और इसका शीर्षक है कबड्डी का खेल। और ये कबड्डी के खेल के बारे में पूरा चैप्टर है कि कबड्डी का खेल कैसे खेला जाता है, क्या नियम होते हैं। तो मैं अभी आपको रीड करके बताती हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगी। तो रीड करने के पहले हमें इसमें दिए हुए कठिन शब्दों को पढ़ना है। तो पहले मैं पढ़ती हूँ। आयोजन, अनुरोध, वर्गाकार, व्यूह रचना, घोषित, प्रतियोगिता, सम्मिलित, अंतर्राष्ट्रीय, स्वर्ण पदक और पक्ष। इन कठिन शब्दों को पढ़ने के बाद अब मैं इसकी रीडिंग करूंगी, तो आप ध्यान दीजिएगा। प्रदीप, आज तुम पाठशाला क्यों नहीं गए? दादाजी ने पूछा। हमारी पाठशाला में कबड्डी के खेल का आयोजन हुआ है, इसलिए आज हमें छुट्टी दे दी गई है, प्रदीप ने उत्तर दिया। तुम्हें कौन सा खेल पसंद है प्रदीप? दादाजी ने पूछा। प्रदीप बोला, मुझे क्रिकेट का मैच देखना पसंद है। खेल देखने में कोई बुराई नहीं, परंतु तुम्हें कोई ना कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए। बच्चे हों या बड़े, सबके लिए शारीरिक श्रम या खेल कूद जरूरी है। टीम बनाकर खेले जाने वाले खेलों से आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना बढ़ती है, दादाजी ने कहा। प्रदीप ने दादाजी से अनुरोध किया। दादाजी, मुझे कबड्डी खेलना नहीं आता, आप मुझे इस खेल के बारे में बताइए। दादाजी ने कहा, सुनो, कबड्डी के खेल के लिए पहले तो खिलाड़ियों के 2 दल बनाए जाते हैं। दोनों दलों के खिलाड़ियों की संख्या बराबर होती है। फिर मैदान में एक मध्य रेखा खींची जाती है, उसके दोनों ओर वर्गाकार पाले बनाए जाते हैं, उनमें खिलाड़ियों के दल खड़े हो जाते हैं। इस तरह की व्यूह रचना के बाद एक पक्ष का खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी या तूतू तूतू बोलता हुआ दूसरे पक्ष के पाले में घुसता है। वह अपनी सांस को तोड़े बिना उस पक्ष के किसी खिलाड़ी को छूने की कोशिश करता है। वह जिसे छू लेता है वह मरा हुआ अर्थात आउट समझ लिया जाता है। प्रदीप दादाजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। दादाजी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। प्रदीप, दूसरे पक्ष के खिलाड़ियों को छूना आसान नहीं होता। हमला करने वाले को पकड़कर उसकी सांस तोड़ने के लिए दूसरे पक्ष के खिलाड़ी तैयार रहते हैं। यदि दूसरे पाले वाले खिलाड़ी उसे पकड़ लें और मध्य रेखा को छूने से पहले ही उसकी सांस टूट जाए तो वह आउट माना जाता है। यदि वह पकड़ा हुआ खिलाड़ी सांस तोड़े बिना मध्य रेखा को छू लेता है तो उसको पकड़ने वाले सब खिलाड़ी मरे हुए यानी आउट माने जाते हैं। प्रदीप दादाजी की बातें बड़े मजे से सुन रहा था। उसने पूछा, खिलाड़ियों के जीने मरने के बारे में कुछ नियम भी होते होंगे? दादाजी बोले, इसमें 2 तरह के नियम होते हैं। एक तो यह कि एक पक्ष के जितने खिलाड़ी आउट होते हैं, दूसरे पक्ष के उतने ही खिलाड़ी जी उठते हैं या बढ़ जाते हैं। यह खेल देर तक चलता है और इसमें हार जीत का फैसला जल्दी नहीं हो पाता। दूसरे नियम के अनुसार मरे हुए खिलाड़ी जी नहीं सकते हैं और ऐसा करने से खेल जल्दी समाप्त हो जाता है। प्रदीप बोला, फिर तो बहुत मज़ेदार है यह खेल, और क्या खास है इस खेल में? दादाजी ने कहा, इस खेल में ईमानदारी भी रखनी पड़ती है। मान लो हमला करने वाले की उंगली भी दूसरे पाले के किसी खिलाड़ी को छू गई तो वह अपने को मरा समझकर वह खिलाड़ी स्वयं दल से अलग हो जाता है। जिस पक्ष के सारे खिलाड़ी मर जाते हैं वह हार जाता है और दूसरा पक्ष विजयी घोषित होता है। प्रदीप कबड्डी के खेल के बारे में काफ़ी सारी बातें जान चुका था। दादाजी ने कुछ और जानकारी दी। कबड्डी के खेल में काफ़ी भागदौड़ और पकड़ा पकड़ी होती है। इससे शरीर में शक्ति और फुर्ती आती है। पुराने समय में अक्सर गांव के लोग ही इस खेल को खेला करते थे।
लेकिन अब तो शहरों में भी कबड्डी की खास प्रतियोगिता रखी जाती है। स्कूलों और कॉलेजों में भी यह खेल खेला जाने लगा है। अब यह खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया है। एशियाई खेलों में भी इसे सम्मिलित किया गया है। भारत ने एशियाई खेलों की कबड्डी प्रतियोगिता में हर बार स्वर्ण पदक जीता है। कबड्डी के इस खेल के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर प्रदीप ने कहा, दादाजी यह तो खेल तो बहुत अच्छा है, अब मैं भी कबड्डी खेला करूँगा। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको इस चैप्टर को रीड करके बताया है। अब मैं इस चैप्टर को आपको समझाऊंगी कि कबड्डी का खेल कैसे खेला जाता है और उसके क्या क्या नियम होते हैं। आपको चैप्टर समझा रही हूँ वो कबड्डी के खेल के बारे में है। चूँकि ये एक जो कबड्डी का खेल है वो एक टीम गेम है, तो इसमें ये इस चैप्टर में आपको जानकारी दी गई है कि कबड्डी का खेल कैसे खेला जाता है, इसके क्या नियम होते हैं, किस तरीके से इसका मैदान तैयार किया जाता है और इसमें कितनी टीमें भाग लेती हैं और उनकी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ये सारी जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से दी गई है। तो इसमें एक बच्चा है जिसका नाम प्रदीप है। वो एक दिन स्कूल नहीं जाता, तो दादाजी इससे पूछते हैं कि प्रदीप तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए हो? तो वो बताता है कि दादाजी आज हमारे स्कूल में कबड्डी के खेल का आयोजन किया गया है, इसलिए हमें छुट्टी दे दी गई है। तो दादाजी ने कहा कि तुम्हें कौन सा खेल पसंद है प्रदीप? तो प्रदीप ने कहा कि दादाजी मुझे क्रिकेट का मैच देखना अच्छा लगता है। तो दादाजी ने उसको समझाते हुए कहा, ठीक है, खेल देखने में कोई बुराई नहीं है, परंतु तुम्हें कोई ना कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए। क्यों खेलना चाहिए, इसके बारे में दादाजी ने उसको समझाया कि खेलने से क्या होता है, खेल खेलने से क्या फ़ायदे होते हैं। ये सारी जानकारी प्रदीप को दादाजी ने दी। उन्होंने कहा कि बच्चे हों या बड़े हों, छोटे हों बड़े, सभी को कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए। इससे क्या होता है, खेलने से शारीरिक श्रम होता है तो मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त का संचार जो होता है वो बना रहता है और इससे शरीर में स्फूर्ति आती है। और बच्चों साथ ही साथ जो गेम होते हैं, जो खेल होते हैं, टीम बनाकर अगर खेले जाते हैं तो इससे आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना बढ़ती है, साथ ही साथ खेल की भावना भी बढ़ती है। इस प्रकार दादाजी ने प्रदीप को कबड्डी के खेल के साथ ही साथ खेलकूद क्यों जरूरी है इसके बारे में बताना शुरू किया। तब प्रदीप ने दादाजी से अनुरोध किया कि दादाजी मुझे कबड्डी खेलना नहीं आता, परंतु आप मुझे इस खेल के बारे में और जानकारी दीजिए। तब दादाजी ने कहा कि सुनो, कबड्डी के खेल के लिए तो पहले खिलाड़ियों के 2 दल बनाए जाते हैं, मतलब 2 टीम बनाई जाती हैं। फिर दोनों दलों के खिलाड़ियों की संख्या भी बराबर होती है। ये नहीं कि किसी टीम में ज़्यादा खिलाड़ी हो और किसी में कम, दोनों ही टीम में बराबर खिलाड़ी रखे जाते हैं। फिर मैदान में एक मध्य रेखा खींची जाती है, मध्य यानी बीचों बीच, मतलब मैदान जब तैयार किया जाता है कबड्डी का तो उसके लिए मैदान में बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है और उसके दोनों साइड दोनों ओर वर्गाकार पाले बनाए जाते हैं और उन पालों में खिलाड़ियों के दल जो होते हैं, टीम जो होती है वो खड़ी की जाती है। तो बच्चों इस तरीके से पूरा मैदान तैयार करने के बाद फिर इस खेल को शुरू कैसे किया जाता है इसके बारे में दादाजी ने प्रदीप को और जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब एक पक्ष का खिलाड़ी दूसरे पक्ष में जाता है तो उसको कबड्डी कबड्डी शब्द या तू तू शब्द बोलना रहता है और वो जब तक विपक्षी टीम के पाले में रहेगा उसको कबड्डी कबड्डी या तू तू शब्द बिना सांस तोड़े बोलना ही पड़ेगा। जब वो किसी विपक्षी टीम के किसी सदस्य को, किसी खिलाड़ी को छू लेता है और वापस सांस तोड़े बिना अपने पाले में आ जाता है तो जिसको उसने छुआ है वो खिलाड़ी आउट या मरा हुआ मान लिया जाता है और उसको उस मैदान को छोड़ के बाहर आना पड़ता है। प्रदीप ने दादाजी से और जानकारी के बारे में बताने को कहा और प्रदीप बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहा था, उसको बड़ी रुचि लग रही थी सुनने में सारी चीज़ें। दादाजी ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, प्रदीप दूसरे पक्ष के खिलाड़ी जब जाते हैं तो उनको छूना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि दूसरी टीम भी उसकी सांस तोड़ने के लिए उस पर हमला करती है, उसको पकड़ के रखती है जब तक कि उस खिलाड़ी की सांस न टूट जाए। जब उसकी सांस विपक्षी पाले में टूट जाती है तो वो खिलाड़ी आउट या मरा हुआ माना जाता है। और अगर जो खिलाड़ी विपक्षी टीम में गया है वो बिना सांस तोड़े किसी खिलाड़ी को छूकर मध्य रेखा को छू लेता है तो जितने खिलाड़ी उसको पकड़े हुए थे वो सारे खिलाड़ी मरे या आउट माने जाते हैं। इस तरीके से दादाजी ने प्रदीप को
कबड्डी के नियम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के जो जीने बनने के बारे में उसमें 2 नियम बनाए गए हैं। इसमें एक वो नियम होता है जिसमें एक पक्ष के जितने खिलाड़ी आउट होते हैं दूसरे पक्ष के उतने ही खिलाड़ी जी उठते हैं या बढ़ जाते हैं। इस तरीके से अगर इस नियम के तहत ये मैच खेला जाता है तो इसका हार जीत का फैसला जल्दी नहीं हो पाता। यदि खेल को जल्दी समाप्त करना है तो इसमें एक दूसरा नियम भी लागू किया जाता है। इसके अनुसार जो मरे हुए खिलाड़ी हैं फिर वो वापस से मैदान पर खेलने नहीं आ सकते। इस तरीके से ऐसा करने से ये खेल जल्दी समाप्त हो जाता है। तो प्रदीप को तो बड़ा अच्छा लग रहा था, पूरी खेल के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ मिली थी उसे। तो उसने कहा कि दादाजी यह खेल तो बहुत मज़ेदार है, क्या और कुछ खास है इस खेल में? तो दादाजी ने कहा प्रदीप इस खेल में ईमानदारी भी रखनी पड़ती है। और बच्चों ईमानदारी तो हर खेल में रखनी पड़ती है। कोई भी खेल आप खेलो तो पूरी ईमानदारी से खेलना चाहिए और खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। दादाजी ने बताया कि अगर मान लो हमला करने वाले की उंगली भी दूसरे पाले के किसी खिलाड़ी को छू जाती है। बच्चों क्या होता है ना, कभी कभी कोई उसके आपने शर्ट छू ली या कभी उसका टो टच हो गया बारीकी से, या कभी उसका नाखून भी उसके शरीर में आपका नाखून भी उससे टच हो गया और पता नहीं चलता कि आपको या खिलाड़ी को किए हुआ है, तो खिलाड़ी जिसको आपने टच किया वो स्वयं ये बता दे कि भाई आपने मुझे छू लिया है और मैं आउट हूँ, तो वो स्वयं ही खिलाड़ी उस मैदान से बाहर चला जाता है, अपने आप को आउट मान लेता है। तो ये होता है ईमानदारी से खेलना। फिर दादाजी ने बताया कि जिस टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं वो टीम हार जाती है और जिसके खिलाड़ी टीम में रहते हैं वो टीम विजयी घोषित हो जाती है। प्रदीप को कबड्डी के खेल के बारे में काफ़ी सारी बातें पता चल चुकी थी। तब दादाजी ने कहा कि इस खेल में बहुत भागम भाग होती है, पकड़ा पकड़ी होती है, इसलिए इसे खेलने के लिए बहुत शारीरिक शक्ति की ज़रूरत भी होती है। और दादाजी ने ये भी बताया कि पुराने समय में मतलब पहले के समय में अक्सर कबड्डी गांव के लोग जो थे वो अपने मनोरंजन के लिए खेलते थे। तो पहले ये गांव में खेला जाता था, परंतु अब तो आप देखते हैं ना कि शहरों में भी इस खेल को स्कूलों में कॉलेजों में खेला जाने लगा है ना, इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाने लगी हैं। और बच्चों अब यह एक नेशनल की जगह इंटरनेशनल खेल भी बन गया है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसे एशियाई खेलों में सम्मिलित कर लिया गया है। और जब भी हमारे भारत ने एशियाई खेलों की कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया तब हर बार वो स्वर्ण पदक जीत के आई है। मतलब हमारी भारतीय कबड्डी टीम हर बार स्वर्ण पदक को प्राप्त किया, उसने जीता है। इस तरीके से उसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमारी कबड्डी टीम ने किया है। कबड्डी के खेल के बारे में इतनी सारी जानकारी सुनकर, इतनी सारी बातें सुनकर प्रदीप का भी मन कबड्डी को खेलने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने कहा कि दादाजी ये खेल तो बहुत अच्छा है और अब मैं भी इस कबड्डी के खेल को खेला करूँगा। तो बच्चों इस तरीके से दादाजी ने प्रदीप को कबड्डी के खेल के बारे में पूरी जानकारी दी। तो कोई भी खेल हो वो उसमें इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि कोई भी खेल हो वो हमें खेल भावना सिखाता है और ईमानदारी सिखाता है। इसीलिए हमें हर टीम को ईमानदारी से खेलना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से आपने इस खेल के बारे में जाना कि किस तरीके से 2 टीमें आपस में खेलती हैं और कैसे इसके नियम होते हैं। एक जानकारी मैं आपको यहाँ देती हूँ कि हमारा जो भारतीय कबड्डी दल है उसने एशियाई खेलों में हर बार स्वर्ण पदक जीता। तो बच्चों इस चैप्टर का एक उद्देश्य भी था कि आपके अंदर खेल भावना होना चाहिए और आपसी मेलजोल की भावना होना चाहिए। इसकी नियम शर्तें जो भी हैं वो आपने अच्छे से जान ली होगी और मुझे लगता है कि कबड्डी का खेल आप सबको अच्छा भी लगता होगा। इसी के साथ बच्चों हमारे ये चैप्टर